छोटा सा गांव पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ था। सुबह सुबह सूरज की नर्म किरणें खेतों पर पड़ते ही पूरा गांव सुनहरा दिखाई देता था। कच्चे रास्तों के दोनों ओर हरी भरी बेलें और पेड़ खड़े रहते, जिनकी पत्तियों से गुजरती हवा मधुर संगीत सा एहसास कराती थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था, जिसमें नीला आकाश और उड़ते पक्षियों की छाया झलकती रहती। शाम के समय बच्चे तालाब के किनारे खेलते। एक छोटे से गांव नयापुर में दो भाई रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राघव अंधा था। उसे बचपन से ही दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो ज्यादातर घर में ही रहता था। आंखों से अंधा होने के बावजूद वो बहुत बुद्धिमान और समझदार था। जीवन के अनुभवों ने उसे वो समझ दे दी थी जो आम लोगों के पास नहीं होती। वो चीजों को महसूस करके पहचान लेता, जैसे किसी के पास आंखें हों। छोटा भाई सूरज खेतीबाड़ी करता था, मगर अक्सर जानवर आकर उसकी फसलों को बर्बाद कर देते। सूरज ने कई तरीके आजमाए, मगर हर बार नाकाम रहा। कोई न कोई जानवर आकर फसल उजाड़ देता। आखिर एक दिन उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना बड़े भाई राघव की मदद ली जाए। उसने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और राघव को वहां बिठा दिया। भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर से आवाज देना। जानवर डरकर भाग जाएगा और हमारी फसल बच जाएगी। राघव ने हामी भर ली और उसी दिन से वो खेत में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट महसूस होती, वो जोर जोर से आवाज लगाता। एक दिन एक हिरन खेतों में दौड़ता हुआ आया और बाड़ तोड़कर गुजर गया। उसके पीछे पीछे महाराजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार करते हुए वहां पहुंचे। कुछ दूर पैदल चलने के बाद राजा ने राघव को वहां देखा। तब राजा ने राघव से पूछा, ए भाई, क्या तुमने यहाँ से कोई जानवर गुजरते देखा है? जनाब, मैं तो अंधा हूं, देख नहीं सकता। मगर जो हिरन यहाँ से गुजरा है वो आपके शिकार के लायक नहीं। मेरा मशवरा है कि आप अपना वक्त जाया न करें। महाराजा हैरान रह गए। वो सोचने लगे, ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि मैं हिरन का पीछा कर रहा था। एक तरफ तुम कहते हो तुम्हें दिखाई नहीं देता, और दूसरी तरफ तुम जानवर की पहचान भी बता रहे हो। आखिर तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? हुजूर, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं वो दरअसल मादा हिरन है और वो गर्भवती है। आप जैसे इंसाफ पसंद के लिए मुनासिब नहीं कि वो एक होने वाली मां का शिकार करें। इसलिए मैंने अर्ज किया कि वो आपके लायक नहीं। बेहतर है कि आप अपना वक्त बचाएं और किसी दूसरे शिकार की तलाश करें। ये सुनकर महाराजा और हैरान रह गए। वो सोचने लगे, ये अंधा व्यक्ति तो बज़ाहिर कुछ नहीं देख सकता, मगर इसकी बसीरत आम लोगों से कहीं ज्यादा है। महाराजा हैरान थे कि आखिर इस अंधे आदमी को कैसे मालूम हुआ कि वो हिरनी गर्भवती है। उसने फौरन अपने एक सिपाही को बुलाया। मैं इस जानवर को जिंदा देखना चाहता हूँ। अगर ये अंधा आदमी इतने यकीन से कह रहा है तो मैं उसकी बात की हकीकत जरूर जांचूंगा। अगर वाकई वह हिरनी गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं। सिपाही ने इजाजत ली और हिरनी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वो हिरनी एक दरख्त के नीचे रुकी हुई थी। सांस फूल चुकी थी और उसके पेट से साफ जाहिर था कि वो गर्भवती है। ये देखकर सिपाही हैरान रह गया। वो फौरन वापस आया और महाराजा से अर्ज किया, हुजूर, इस अंधे आदमी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। वो वाकई गर्भवती हिरनी है। ये सुनकर महाराजा सशक्त रह गए। वो सोच में पड़ गए कि आखिर एक अंधे आदमी को इतनी बारीक बात कैसे मालूम हो सकती है। उसने फैसला किया कि वो इस भेद को जरूर जानेंगे। देखो भाई, मुझे यकीन नहीं कि तुम वाकई अंधे हो या नहीं, मगर मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? जनाब, आप जो चाहें पूछें, मैं सच सच बताऊंगा। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम नाबीना हो, और दूसरी तरफ तुमने ये भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा था वो गर्भवती हिरनी है। हुजूर, जब वो हिरनी मेरे खेतों में आई तो उसके दौड़ने की रफ्तार और कदमों की आहट से मैं समझ गया कि वो नर नहीं मादा है। मेरे खेत की बाड़ ऊंची नहीं है। अगर वो नर हिरण होता तो आसानी से उछल कर निकल जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बाड़ तोड़कर भागी।
इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो गर्भवती है और अपने पेट में पल रहे बच्चे की हिफाजत के लिए उसने छलांग नहीं लगाई। और तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि वो हिरनी थी, कोई दूसरा जानवर नहीं? जनाब, मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहा था। सच है कि ईश्वर ने मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी, मगर उसने इसके बदले में मुझे अक्ल और सुनने व महसूस करने की जबरदस्त शक्ति अता की है। मैं कदमों की आहट, सांस की रफ्तार और हरकत के अंदाज से पहचान लेता हूं कि कौन सा जानवर आया है। फिर मैं उसी हिसाब से आवाज देता हूं ताकि वो भाग जाए और मेरी फसल महफूज रहे। उसकी बातें सुनकर महाराजा ने सोचा, ये नौजवान बज़ाहिर अंधा है, मगर इसकी अक्ल और समझ आम आदमी से कहीं ज्यादा है। ये सोचकर महाराजा ने फैसला किया कि इतना समझदार और दाना आदमी उनके दरबार में होना चाहिए। उन्होंने राघव को अपने साथ महल ले जाने का हुक्म दिया। देखो नौजवान, सबसे पहले अपना नाम बताओ और अपने बारे में कुछ कहो। मुद्बाना अंदाज में, जनाब, मेरा नाम राघव है और सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। उसके बाद राघव ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। राघव ने महाराजा को अपनी जिंदगी की सारी हकीकत सादगी से बता दी, मुस्कुराकर। राघव, तुम जैसे अक्लमंद और दूरंदेश आदमी की मैं बहुत कदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरे महल में। राघव, तुम बहुत ज़हीन और समझदार आदमी हो। तुम्हें बातों की गहराई फौरन समझ आ जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने माता पिता की हकीकी औलाद हूँ या किसी और की? जनाब, आपको इस बात से क्या गुरज होनी चाहिए? आप सल्तनत के बादशाह हैं। बेहतर है कि ये सवाल दिल से निकाल दें। नहीं, ये सवाल बरसों से मेरे दिल में है और मैं इसका जवाब जरूर जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी वालिदा से मिलने की जरूरत हो तो मैं इंतजाम कर देता हूँ। मेरे वालिद तो दुनिया से जा चुके हैं। जनाब, मुझे आपकी वालदा से मिलने की जरूरत नहीं। मैं अभी बता सकता हूं कि आप किसके पुत्र हैं, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जवाब पर नाराज नहीं होंगे। मैं वादा करता हूँ, जो भी तुम कहोगे उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। जनाब, असल बात यह है कि आप एक कंजूस व्यापारी की औलाद हैं और उसकी कंजूसी की आदत आप में भी मुंतकिल हो गई है। ये सुनते ही महाराजा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गुस्से में तलवार खींच ली और सीधा अपनी वालिदा के पास जा पहुंचे। महाराजा गुस्से में अपनी माताजी के पास पहुंचते हैं। माँ, सच बताओ, क्या मैं वाकई अपने वालिद का बेटा हूँ? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इतना बोलते ही महाराज अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। राजमाता प्यार से महाराज को उठाती है और कहती है, बेटा, बात दरअसल ये है कि तुम हमारे अपने नहीं हो। हमें औलाद नसीब नहीं थी। मैं और तुम्हारे वालिद तुम्हें एक व्यापारी के घर से लेकर आए थे और तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला। वो व्यापारी तुम्हारे वालिद के करीबी दोस्त थे, लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी थे। एक हादसे में उनका घर जल गया, पूरा खानदान खत्म हो गया। बस तुम जिंदा बचे थे। तुम बहुत छोटे थे और हमने तुम्हें अपना लिया। महाराज ने उत्सुकता के साथ राघव से ये पूछा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मेरे वालिद एक कंजूस व्यापारी थे? जनाब, अगर आप वाकई एक बादशाह की औलाद होते तो जितने सवाल आपने मुझसे किए उनके दुरुस्त जवाब सुनकर अब तक आपने मुझे इनाम व इकराम से नवाज दिया होता। लेकिन आपने एक सिक्का तक देने की जहमत नहीं की। यही आपके असल वंश की पहचान थी। राघव समझ गया था कि आप किसी कंजूस व्यापारी की औलाद हैं, न कि किसी बादशाह की। राघव, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज से मैं अपनी ये कंजूसी की आदत हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। ये कहकर महाराजा ने सोने की अशरफियों से भरी एक थैली राघव के हाथ में दे दी। राघव, मुझे यकीन है कि जो कुछ आज हमारे दरमियान बात हुई है वो तुम अपने सीने में ही महफूज रखोगे। जनाब, मुझे अपने वालिदैन की रूह की कसम है, ये राज हमेशा मेरे दिल में दफन रहेगा। राघव, आज से तुम मेरे खास लोगों में से हो, मगर एक अहम बात जाननी है। कुछ दिनों से मुझे शक है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या तुम अपनी अक्ल और हिस्से ये जांच सकते हो कि हकीकत क्या है? जनाब, ये मामला बहुत नाजुक है, मगर अगर आप इजाजत दें तो मैं दरबार के सभी वजीरों और अमीरों से मुलाकात करके अंदाजा लगा सकता हूं कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही। ठीक है राघव, मैं तुम्हें कल अपने साथ दरबार ले चलूंगा।
अगर तुमने सच्चाई मालूम कर ली तो तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगले दिन महाराजा राघव को अपने साथ दरबार ले आए। दरबार में सभी वजीर और अमीर जमा थे। अगले दिन महाराजा राघव को अपने साथ दरबार ले आए। दरबार में सभी वजीर और अमीर जमा थे। आज से राघव हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। सब लोग हैरान रह गए कि महाराजा एक नाबीना आदमी को दरबारी क्यों बना रहे हैं, मगर महाराजा खामोश थे। राघव भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो सबकी आवाजें, लहजे और बातों का अंदाज बड़े गौर से सुन रहा था। फिर महाराजा ने दरबार की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने वजीरों से रियासत के मामलात पर सवाल किए। हर वजीर ने तफसील से जवाब दिया। राघव खामोश बैठा सब कुछ सुन रहा था। जब दरबार खत्म हुआ तो महाराजा ने राघव को अकेले एक कमरे में बुलाया। हुजूर, मंत्री विक्रम, मूल कहानी में वजीर सज्जाद की हरकतें मामूल से हटकर हैं। जब वो आपसे बात करता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट होती है। वो बार बार अपनी बात बदल देता है और जो जवाब देता है वो हमेशा मुकम्मल नहीं होता। उसकी ये आदत इसलिए है कि अगर वो बात दोहराए तो झूठ भी सच लगने लगता है। इसीलिए मेरा मशवरा है कि मंत्री विक्रम की खुफिया जांच की जाए। वो यकीनी तौर पर आपके लिए खतरा हो सकता है। महाराजा ने फौरन अपने सबसे काबिल एतबार सेनापति को बुलाकर हुक्म दिया। विक्रम पर खुफिया निगरानी रखी जाए। सुबह से शाम तक ये मालूम किया जाए कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कौन कौन उसके साथ राब्ते में है। सेनापति ने चंद खास जासूसों को तैनात किया जो मंत्री के पीछे लग गए। कुछ दूर पीछा करने के बाद सेनापति ने देखा कि विक्रम तो सच में गद्दार हैं। वो दूसरों के साथ मिला हुआ है। इतना देखने के बाद सेनापति वापस लौटा। महाराज, मंत्री विक्रम वाकई एक साजिश कर रहा है। वह पड़ोसी दुश्मन राजा के साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग की तैयारी में मशरूफ है। उसने सरहदों पर फौज की निगरानी कम करवा दी है। राघव, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैं अभी भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो दरबारी दुश्मन के साथ मिला हुआ है या नहीं। महाराज, अगर इजाजत हो तो एक चाल चलने की तजवीज है। मैं ऐसी तदबीर कर सकता हूं कि अगर वजीर वाकई गद्दार हुआ तो वो खुद अपने हाथों से अपना पर्दाफाश कर देगा। कल के दरबार में आप ऐलान करें कि आप रियासत के सबसे काबिल और ईमानदार वजीर को राज खजाने की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। अगर विक्रम वाकई वफादार हैं तो खुश होगा, लेकिन अगर वो दगाबाज है तो उसके चेहरे से सब कुछ अयान हो जाएगा। महाराजा ने रजामंदी में सर हिलाया। अगले दिन दरबार लगा। मैंने फैसला किया है कि आज से खजाने की निगरानी हमारे सबसे ईमानदार और अक्लमंद वजीर को दी जाएगी। ये सुनते ही मंत्री विक्रम का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। महाराज, ये जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं दी जा रही? मैं तो हमेशा से आपका वफादार रहा हूं। महाराज, अब आपके शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही। जो शख्स सच्चा होता है वो अपनी दयांतदारी के लिए इतना बेचैन नहीं होता। सेनापति को इशारा करते हुए, विक्रम को गिरफ्तार करो। इतना सुनते ही सेनापति ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। राघव, तुमने न सिर्फ मेरी आंखें खोल दी हैं, बल्कि मेरी रियासत को एक बड़े गद्दार से बचा लिया है। आज से तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं, मेरे भाई की तरह हो। महाराज, मैं तो सिर्फ वो सुनता हूं जो दूसरे नहीं सुन पाते, लेकिन असल अक्ल वही है जो इंसाफ के साथ इस्तेमाल हो। महाराजा ने खुश होकर हुक्म दिया कि राघव को सोने की एक और थैली और इज्जत व मर्तबा दिया जाए। यूं एक नाबीना मगर अक्लमंद शख्स ने न सिर्फ महाराजा का भरोसा जीता, बल्कि पूरी रियासत को तबाही से बचा लिया। फिर एक दिन एक सौदागर अपना घोड़ा बेचने आया। सौदागर बड़े आत्मविश्वास के साथ महाराज के पास पहुंचा और बोला। महाराजा ने घोड़े के सौदागर की बात सुनी, फिर नौकर को हुक्म दिया कि फौरन राघव को बुलाया जाए। कुछ देर बाद राघव आया। राघव हाथ को आगे करते हुए अपनी आवाज को पहचानने की शक्ति का प्रयोग करते हुए महाराज के पास पहुंचा। जहांपना, मैं अलबत्ता अंधा हूं, मगर मेरी सुनाई बहुत तेज है। अगर इजाजत हो तो इस घोड़े को जरा करीब लाया जाए ताकि मैं उसकी टापों की आवाज से अंदाजा लगा सकूं कि ये कैसा है।
महाराजा ने इशारा किया और घोड़े को राघव के करीब लाया गया। राघव ने अपने कानों को जरा सा झुकाया। जैसे ही घोड़ा राघव के पास पहुंचा, राघव ने घोड़े की आवाज सुनकर और घोड़े पर हाथ रखकर कुछ देर सोचा। राघव अपने मन में ही प्रसन्न हो रहा था और इस तरह घोड़े पर हाथ रखकर थोड़ी देर के लिए वो शांत रहने के बाद बोला, जहांपना, इस घोड़े की टापों में जो गूंज है वो किसी असली अरबी नस्ल के घोड़े की नहीं। उसके सांस लेने का अंदाज भी कमजोर है। मेरे ख्याल में ये घोड़ा बीमार है या फिर बहुत ज्यादा थकाया गया। ये सुनकर सौदागर का रंग उड़ गया, मगर वो जल्द संभल कर बोला, ये आदमी अंधा है, उसे घोड़ों का क्या इल्म, ये तो झूठ बोल रहा है। महाराजा ने खामोशी से सिपाहियों को इशारा किया कि घोड़े को महल के अस्तबल में ले जाया जाए और शाही तबीब वैद्य से उसका मुआयना करवाया जाए। कुछ ही देर बाद तबीब वापस आया। इतना सुनकर सिपाही उसे शाही अस्तबल में ले गया और वैद्य से घोड़े का उपचार कराने के बाद घोड़े को बड़ी सावधानी के साथ वापस महाराज के पास ले आया और सिपाही बोला, महाराज, मैंने वैद्य जी से घोड़े का उपचार कराने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और इसका ये नतीजा है कि जहांपना, राघव बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। ये घोड़ा दरअसल अंदर से बीमार है। उसे दौड़ाने पर यह किसी भी वक्त गिर सकता है। खामोश, अपनी जुबान को लगाम दो। हमें लगा था तुम एक ईमानदार व्यापारी हो, लेकिन तुम तो एक मक्कार निकले। झूठ बोलने की जुर्रत कैसे की तूने, वो भी हमारे सामने? सौदागर घुटनों के बल गिर पड़ता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन महाराजा उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। महाराजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत प्रहरियों की ओर देखा और सख्त लहजे में हुक्म दिया, 2 हट्टे कट्टे सिपाही आते हैं और सौदागर को बाहों से पकड़कर घसीटते हुए दरबार से बाहर ले जाते हैं। सौदागर के जाने के बाद दरबार में शांति छा जाती है। राघव, तुम वाकई मेरे लिए खुदा का इनाम हो। तुम्हारी दानाई ने एक बार फिर मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। जहांपना, ये सब आपके एतबार का नतीजा है। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। उसके बाद महाराज खुद राघव के पास चलकर आते हैं और उसे बड़े आदर के साथ उसे एक शाही तलवार भेंट करते हैं। उसके बाद महाराजा ने राघव को बेहद इज्जत दी और भरे दरबार में ऐलान किया। उन्होंने राघव को खास सलाहकार के ओहदे पर फायज कर दिया। लेकिन महाराजा का मन पूरी तरह शांत नहीं था। राज्य के उत्तरी हिस्से में जल की कमी और किसानों की परेशानी की खबरें उन्हें भीतर ही भीतर व्याकुल कर रही थीं। आराम करते हुए भी उनके मन में यही प्रश्न उठ रहा था, कैसे सभी की समस्याओं तक पहुंचाया जाए, कैसे उनके खेत फिर से लहराएं। किसानों की परेशानी की खबरें उन्हें भीतर ही भीतर व्याकुल कर रही थीं। और जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या के साथ आता तो महाराज सबसे पहले राघव की सलाह लेते और अपना निर्णय देते, और राघव अपनी सूझबूझ से निर्णय देता।